नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट से जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं यूजीसी नेट का, या जो बच्चे जेआरएफ बनना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो उसमें जो है पेपर वन का भी एग्जाम देना होता है। आपको पता है कि पेपर वन और पेपर दो, ठीक है, यानी दो पेपर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो पेपर वन जो होता है ये कॉमन पेपर होता है सबके लिए, जिसको हम लोग जनरल पेपर भी कहते हैं। और पेपर टू जो होता है वो आपको अपने सब्जेक्ट का, यानी जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है वही आपको रहता है ना। पेपर वन की अगर बात करें तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 100 नंबर का। 50 क्वेश्चन 100 मार्क का रहता है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, और कुल मिला के 100 नंबर का ये एग्जाम होता है। तो इसमें आपको पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यदि आप पेपर वन क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे क्वालिफाई तो आपको दोनों ही पेपर करना होगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पर देखना है कि कटअप कितना जाता है, ठीक है। तो जनरल अगर हम बात करें ऑल ओवर मिला करके कि पेपर वन में आप कितना स्कोर करेंगे, ठीक ना। तो पेपर वन में देखिए दो कैटेगरी होता है। आपको पता है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम लेती है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक क्वालिफाई करते हैं आप जो है जीआरएफ के लिए, ठीक है, एक क्वालिफाई होते हैं आप जीआरएफ के लिए, यानी जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आता है वो बच्चे जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। उससे कम वाले बच्चे नेट के लिए होते हैं, ठीक है, और उससे कम वाले बच्चे जो होते हैं आपका पीएचडी के लिए होते हैं, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जो जीआरएफ होते हैं ये क्वालिफाई नेचर का है सारे। तो इसमें आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज के लिए, तो एलिजिबल हो जाते हैं आप सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आप यानी जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ में आपको इसमें क्या मिलेगी, तो इसमें आपको मिलेगी फेलोशिप। क्या मिलेगी आपको इसमें? फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। यानी ये फेलोशिप आप कितनी होगी, तो यानी आप जीआरएफ है, ठीक है, जीआरएफ है तो आपको 37,000 रुपया पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। और इसके साथ एचआरए जुड़ जाता है। एचआरए अगर आप जो है हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिवर्सिटी में आप करते हैं तो वहां पे एचआरए 10% है। यदि आप कोई कैपिटल सिटी है, हमारा कोई राजधानी है, तो वहां पे आपका एचआरए 20% है। कितना है? 20% है। और जहां मल्टी या ये कह लीजिए आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहां पे एचआरए आपका 30% है। तो ये एचआरए वेरी करते हैं, यानी इस 37,000 पे आपका जो है अलग अलग एचआरए मिल जाते हैं। अगर एवरेज हम बात करें 10% की, तो आप इसमें 3700 रुपया और जोड़ दीजिए, यानी आप 3700 रुपया और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो इतने रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी 40,700 रुपया पर मंथ मिलेंगे आपको, यानी यदि आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। यानी एक तरह समझिए कि ये अच्छी खासी रकम हो जाती है। और ये कितने दिनों तक मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर कितने दिनों तक मिलते हैं। देखिए, यदि आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं, यानी पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तभी ये जीआरएफ आपको मिलता है, सारे सॉरी फेलोशिप मिलता है, ठीक है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको ये जीआरएफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलते हैं? देखिए, जब आप जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो पीएचडी के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब पीएचडी में एनरोल हो जाएंगे तो जो जीआरएफ है आपका उस समय से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, और आपको ये 40,700 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको 3 साल तक मिलेंगे। कितने साल तक? 3 साल तक मिलेंगे, ठीक है। यानी ऐसे मिलते जीआरएफ का टर्म जो होता है वो आपका 2 साल का ही होता है, ठीक है। और 2 साल के बाद आप एसआरएफ हो जाएंगे, ठीक है। यानी जहां जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाएंगे तो वहीं पे आपको सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे। और ये 3 साल तक के लिए होता है। कितने साल के लिए? 3 साल तक के लिए, ठीक है। तो
2 साल तक आप जीआरएफ का उठाएंगे यानी 40,700, और 3 साल तक आप इसमें फिर से आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी प्लस 5,000 का, यानी आप इसमें जो है 45,000 रुपया के आसपास उठा सकते हैं। 45,000 और फिर एचआरए वगैरह सब मिला करके देख लीजिएगा। ओवरऑल ये हम एक अप्रोक्स ये अमाउंट बता रहे हैं आपको, ठीक है, और इससे कहीं ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 2 साल तक जीआरएफ यानी इतनी अमाउंट आपको मिलेंगे, और 3 साल तक ये आपके अमाउंट मिलेंगे, और डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने साल तक, क्योंकि पीएचडी का जो मिनिमम टाइम है वो आपको 3 साल है, ठीक है। कि 3 साल तक आपको रेगुलर पीएचडी करना ही है, और 3 साल के बाद आपकी इच्छा है कि आपने यदि आप थीसिस वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं तो सबमिट वगैरह करके आप यहाँ से आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीआरएफ का फायदा हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेट वाले, जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं, ओनली नेट, ठीक है, यानी ओनली नेट, ठीक ना। तो ओनली नेट वाले को क्या मिलता है, तो ओनली नेट वाले सिर्फ एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक ना। ओनली नेट वाले क्या हो जाएंगे, सिर्फ एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, हाँ प्रोफेशनल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यानी ओनली एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे जो अमाउंट है ये नहीं मिलने वाली है, ठीक। और जो पीएचडी वाले बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे, यानी जिसका लिखेगा क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आप सिर्फ पीएचडी करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर आप पीएचडी कर सकते हैं। आप ना तो फेलोशिप के लिए एलिजिबल है और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। यानी आपको मोटा मोटी अगर हम ये कहें कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपको कम से कम नेट पास करना ही पड़ेगा। नेट के अलावा कोई चारा नहीं है। और नेट पास करने के बाद जो है, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं या अन्य कई जगह पे देखेंगे कि जो नेट पास करने के बाद, जो नेट तो हमारा एलिजिबिलिटी है बस, ठीक है, ये हमें प्रोफेशन नहीं बनाती है, बस एलिजिबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक प्रोफेसर बनने के लिए एक रिटन टेस्ट से गुजरना होता है, ठीक है, रिटन टेस्ट। और ये रिटन टेस्ट कैसा होगा, तो ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। कैसा होगा, यानी आपको लिखित एग्जाम होगा, ठीक ना। ये एग्जाम कैसा होगा, तो ये एग्जाम आपका लिखित एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा आपका। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा होने वाली है। अब इस लिखित परीक्षा कितने की होगी, तो ये होगी आपकी 200 नंबर की। कितनी की, 200 नंबर की। 175 नंबर का आपका रिटन एग्जाम, और 25 नंबर का क्या होने वाला है, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसके आधार पे आपका जो है मेरिट डिसाइड होगा, ठीक है। इसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा कि आप कितना मेरिट ला पाते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो ये ओवरऑल जो था हमारा क्या था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उसके लिए एक संक्षेप विवरण था। अब हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। यदि आप जीआरएफ बनना चाहते हैं तो आपको जो है पेपर 1 में कितना स्कोरिंग करना पड़ेगा। यदि आप जीआरएफ चाहते हैं कि सर हमें पीएचडी भी करनी है, नेट भी क्वालिफाई हो जाना है और जीआरएफ भी चाहिए, तीनों चीजों आपको किसमें मिलेंगी, तो वो मिलेगा आपको जीआरएफ में। इसमें मिलेगा जीआरएफ में, यानी जीआरएफ अगर आप हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी पा लेते हैं, पीएचडी तो करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद जो आपका मंथली पैकेज बताए हैं, यानी 40,000 रुपया, ठीक है, ये आपको मिलने वाले हैं कितने दिनों तक, 5 सालों तक। यानी एक तरह से देखिए 20 से 25 लाख रुपया आपका इनकम हो जाएगा। यानी आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तब, ठीक है। तो जीआरएफ के लिए हमको पेपर 1 में कितना स्कोरिंग करना होगा, तो देखिए इसका कटअप जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। कटअप जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में कितना लाना होगा क्या, तो कम से कम अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 1 में आपका 35 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 35 नंबर नहीं, 35 क्वेश्चन, ठीक है। यानी 35 क्वेश्चन आपको सही करके आना होगा। क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत बच्चे इस पे जो है कर लेते हैं। यानी आपका कितने नंबर चाहिए, 35 प्लस स्कोरिंग चाहिए पेपर 1 का। यानी आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप कहीं ना कहीं जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करने की
वो रखेंगे, ठीक है। आपके और बाकी जो अपना पेपर में जो है आपका जो भी सब्जेक्ट पेपर फिजिक्स का है उसमें तो आपका पकड़ होना ही होना चाहिए। और साथ में बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 में तुक्का मार के आते हैं, और तुक्का मार के आने पे क्या होता है, हर बार उसको 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर के अंतर्गत वो अंदर ही रह जाते हैं, और वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, नेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जीआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जीआरएफ में कम से कम क्या चाहिए, आपको 35+ स्कोर करना ही पड़ेगा। तो पेपर 1 को अच्छे से मेहनत कर, पेपर 1 को लोग हल्के में ले लेते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। और पेपर 1 पढ़ने का क्या तरीका है उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पेपर 1 में इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप में बता देते हैं, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं और चाहते हैं कि सर कंटिन्यू पढ़ाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट किस चीज से, पैसे से नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना पड़ेगा, और आपको कमेंट करके बताना भी पड़ेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, तो कमेंट करके बताना भी पड़ेगा कि यानी आप मेरा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है ना, इससे आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या नहीं समझ में आया, तो ये सारे। और एक और बात, आप अगर जो भी बच्चे कर रहे हैं नेट की तैयारी, तो उसके साथ आपका ये चैनल को शेयर भी करना पड़ेगा, यानी लेक्चर को शेयर भी करना पड़ेगा। तो इतने सारे सपोर्ट आपका चाहिए मुझे, ठीक है। तो इतने सारे सपोर्ट अगर आप करते हैं तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, डेली क्लास लूंगा, ठीक है। आप लोग नहीं करते हैं फिर डेली क्लास नहीं ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम भी एक क्या है, जीआरएफ है, यानी हम भी जीआरएफ क्वालिफाई किए थे, और हमारा भी स्कोर जो है 35+ हुआ था, ठीक ना। तो इसीलिए आपको बताते हैं कि अगर आप जीआरएफ चाहिए तो 35+ स्कोर आपको भी करना पड़ेगा, और कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक ना। आप बस साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, तो पेपर 1 की में आपको पता है कि 10 यूनिट है, कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। हमारा पढ़ाई हिंदी मीडियम रहने वाली है, लेकिन कभी कहीं इंग्लिश में लिखेंगे। तो 10 यूनिट है, और एक यूनिट से 5 क्वेश्चन रहता है, यानी कुल क्वेश्चन की संख्या 50 हो जाती है, ठीक है। यानी 10 यूनिट 5 क्वेश्चन, और एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन से के हिसाब से आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पेपर 1 का तैयारी किए तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है। तो इसमें भी आपका मान लीजिए 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। बाकी रिसर्च का एक चैप्टर है, रिसर्च का भी एक चैप्टर, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपका कंप्रहेंशन का एक चैप्टर है, ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपका आईसीटी का एक चैप्टर है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। और आगे डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 2-2 महीना तक टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे भैया, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, 2-2 महीना तक पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो 2-2 महीना तक, ठीक है। आपको क्वेश्चन तो 5 ही पूछनी है ना, तो इतनी मेहनत एक ही चैप्टर पे क्यों करेंगे हम। अगर रिसर्च में आ गए तो रिसर्च ही हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, और 5-5-10, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 ही पूछना है हमसे, ठीक है। कंप्रहेंशन तो पढ़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो वहीं पे पढ़ के समझ के आंसर दे देंगे, और यकीन मानिए 5 के 5 गलती करके आते हैं बच्चे, ठीक है। आईसीटी तो पहले से पढ़ा हुआ है ना, कंप्यूटर को नहीं जानता है, और पता चलता है 5 में से 2 क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है, और बाकी 3 क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही आपके लिए भारी है, रिसर्च ही भारी है, बाकी चैप्टर भारी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये 2 चैप्टर छोड़ भी देते हो ना, तो बाकी चैप्टर अगर अच्छा है तो फिर भी आपका स्कोर 35+ हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको कितने नंबर चाहिए, देखिए 35 में अगर 5-5 का सेक्शन मानेंगे तो हमको 7 गुने 5 35, यानी 7 चैप्टर भी अगर हम आसान अच्छे से कवर कर लेंगे तो पर भी हमारा 35 नंबर आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सारा ध्यान देना है, रिसर्च से सारा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यानी आपको क्या करना है, इक्वल यानी बराबर सब पे ध्यान देना है, ठीक है। सब चैप्टर पे हमको बराबर ध्यान देना है, और सब चैप्टर में मेहनत करना है, इक्वल टाइम सबको देंगे, क्योंकि जब इक्वल नंबर हमें दे रहा है
तो इक्वल समय सबके देना है। अगर आप इक्वल समय सब पे देंगे तो हर यूनिट से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका 3 से 4 ही क्वेश्चन सही करना है। आप जरूरी नहीं कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो 5 के 5 सही कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन किसी यूनिट में 3 क्वेश्चन आपको आसान पूछेगा तो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा, ठीक है। किसी में अगर 4 क्वेश्चन आसान पूछेगा तो 1 क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट कर ही देता है। किसी में 2 क्वेश्चन अच्छा पूछेगा तो किसी में 3 डिफिकल्ट कर देगा। तो बस देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाला है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाला है। यदि आप ये सीख गए तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला तो उसी पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है, उसमें सारा टाइम चला जाता है। तो ये नहीं देखना है कि जो हमसे बनेगा वहीं पे हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें गलत चलता नहीं है, तुक्का बहुत कम लगता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं पेपर 1 आज से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जीआरएफ का हम सिलेबस पहले क्लास में बता ही दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण अभिक्षमता। क्या देखेंगे? शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी शिक्षण अभिक्षमता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी क्षमता को हम लोग अभिवृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग अभी शिक्षण अभिक्षमता कह लीजिए या शिक्षण अभिवृत्ति कह लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षण जो अभिक्षमता है, यानी शिक्षण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी अवधारणाएं। इन अवधारणाएं को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है, अवधारणाएं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण अवधारणाएं के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके अवधारणाएं, इसके उद्देश्य, ठीक है। यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होता है। शिक्षण का उद्देश्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण का स्तर। शिक्षण का स्तर यानी शिक्षण कितने स्तर का होता है या कौन कौन से स्तर होते हैं शिक्षण के, ठीक है। यानी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें हम लोग शिक्षार्थी की विशेषताएं पढ़ेंगे। शिक्षार्थी विशेषताएं, ठीक है, शिक्षार्थी की विशेषताएं, ठीक है। अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, शिक्षण की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत जो है और भी जैसे वैश्विक शिक्षार्थी के मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात शिक्षा जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, जो विद्या को ग्रहण करते हैं विद्यार्थी, और जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो शिक्षार्थी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग शिक्षार्थी की विशेषताएं के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप का चीज देखेंगे, ठीक है। जैसे लाइक शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नता इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। शिक्षण का प्रभावी तत्व देखेंगे। शिक्षण का प्रभाव तत्व या ऐसे लिख लो, शिक्षण शिक्षण प्रभावी तत्व, ठीक है। शिक्षण प्रभावी तत्व देखेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे और देखेंगे इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री देखेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है, जैसे अभी हम हमारे पास क्या है, मार्कर है, ये क्या है, बोर्ड है, सामने क्या है, कैमरा। यदि आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो फिर क्या चाहिए, कैमरा भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो है हमारा क्या होता है, सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखेंगे अनुदेशात्मक सुविधाएं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें, वो सब हर बात जो है लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद उच्चतम अधिगम संस्था के जो शिक्षण पद्धति होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित पद्धति जो ऑनलाइन ऑफलाइन अभी चल रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद शिक्षण सहायक प्रणाली के जो परंपरागत जो आधुनिक या आईसीटी आधारित शिक्षा के लिए वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है।
ऐसे में उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली। क्या देखते हैं हम लोग? मूल्यांकन प्रणाली एंड इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं शुरू से कि शिक्षण की अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत सारे, बहुत भास्ट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण का अर्थ, ठीक है। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण जो है हमारा मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, ठीक है। यानी जो मानव का जो मूल्य है उसके विकास पे बल देता है, ठीक है। यानी एक तरह से समझिए, जब आप शिक्षण ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर जो है विकास की हर पद्धति जो है, हर प्रक्रिया जो है लागू हो जाती है, यानी आप डेवलप कर जाते हैं, यानी आपके अंदर नॉलेज आ जाता है, ठीक है। तो शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा का एक जो है, शिक्षा में देखे देखे के बी बी, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते इसको के बी स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको हम बताते हैं इसमें, यानी के का मतलब क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज। बी का मतलब होता है बिलीव, ये होता है बिहेवियर, ठीक है। यानी के बी बी पद्धति पे जो है हमारा शिक्षण चलता है, यानी शिक्षा, यानी जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसके नॉलेज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नॉलेज। यानी ये कह सकते हैं नॉलेज का मतलब है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान में परिवर्तन क्या आएगा? ज्ञान में परिवर्तन आता है। सबसे पहले जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? ज्ञान में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे उसके अंदर ज्ञान आता है तो उसको विश्वास में परिवर्तन आएगा, यानी बिलीव मतलब होता है विश्वास, यानी विश्वास में परिवर्तन, में परिवर्तन, ठीक ना। विश्वास में परिवर्तन। उसके बाद बिहेवियर मतलब उसका जो है स्वभाव कह लीजिए या आचरण कह लीजिए, ठीक है। स्वभाव या आचरण में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक ना। यानी आपका जो है ये शिक्षा यानी केबीबी पद्धति पे हमारा फुल टू फुल लागू होता है कि जैसे आप ज्ञान आ जाता है आपके अंदर तो आपको ज्ञान में जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर परिवर्तन आती है और आपका स्वभाव बदलता है, आचरण अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपका बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। कैसे बड़े से बात करना है, कैसे छोटे से बात करना है, तो सारी चीजें जो है हमारा इस शिक्षा से आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि शिक्षण जो है क्या है? मानव मूल्य के विकास पर बल देता है, यानी ध्यान देता है, ठीक है। अब शिक्षण जो है क्या कैसी प्रक्रिया है? पूछेंगे क्वेश्चन, इसको लिखना होगा तो लिखते चलिएगा, नोट में शॉर्ट नोट ही बनेगा ऐसे, ठीक है। आई बात समझे? तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे मानव मूल्यों पर बल देता है, देता है। शिक्षण का अर्थ क्या है कि सबसे पहले ये मानव मूल्यों पर बल देता है, यानी मानव के यानी मूल्यों के विकास पर, ऐसे लिखिए, ये विकास पे बल देता है, ठीक है, पर बल देता है, ठीक है। यानी थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं वो इसको भी नोट करने की कोशिश करिए क्योंकि लिखना यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। और यह जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसे लिखिएगा, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है हमारा? एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। समझा गया? शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करें, ठीक है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व दो चीज होता है, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है विद्यार्थी, ठीक ना। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी। कहने का मतलब यदि शिक्षक नहीं होगा तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा? समझिएगा, शिक्षक नहीं होगा तो विद्यार्थी
कैसे पढ़ेगा और विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक किसे पढ़ाएंगे। तो दोनों चीज एक दूसरे पे क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। यानी यानी विद्यार्थी के लिए शिक्षक जैसे जरूरत है, वैसे शिक्षक के लिए विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक ना, ठीक, समझ आ रहा है आपको? हाँ, एक मिनट। चलिए आगे देखेंगे। तो ये हो गया शिक्षक और विद्यार्थी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और दोनों में कैसा वार्तालाप होता है, तो कहेंगे सर दोनों में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। दोनों में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। दोनों में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। ठीक ना, ऐसे शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे। शिक्षण का तत्व शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में कैसे वार्तालाप होता है, तो प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा। देखिए शिक्षक या शिक्षण, ठीक है, कोई मौलिक अवधारणा नहीं होता है। शिक्षण या शिक्षक जो है, यानी कोई मौलिक अवधारणा का मतलब होता है कि कोई ये फंडामेंटल मतलब शुरू से बन के नहीं आ जाते हैं। ठीक है, लोग यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे सीखते हैं और तब जाके वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते एक ठीक है, समझ रहे हैं? तो शिक्षण क्या है, कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। हाँ, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये तो पहले ही बता दिए हैं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। और ये जो है आपका, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो यानी सीखने का जो प्रक्रिया है, इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, तो औपचारिक औपचारिक एक मिनट, हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक। एक मिनट, अनौपचारिक। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया कैसी है, तो औपचारिक है और अनौपचारिक है। ठीक है, यानी दोनों रूप से हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो शिक्षण को जो है, शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है उसको ही विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। यानी शिक्षण से हमारा समाज बदलता है, शिक्षण से हमारा समाज बदलता है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्यालयी उपकरण बोलेंगे। यानी ये सारी चीज जो है ये विद्यालयी उपकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी शिक्षा देने की जो ये प्रक्रिया है, ये सब सब विद्यालय में होती है। ठीक है, क्योंकि आपको औपचारिक शिक्षा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, विद्यालय में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्यालयी उपकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्यालयी उपकरण करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम लोग शिक्षण का अर्थ देख रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो अभी हम लोग शिक्षण का अर्थ देख रहे हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो वर्तमान में जो शैक्षिक परिवेश है, इसमें शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं होता है, ना ही ज्ञान को जबरदस्ती दिमाग में बैठाना होता है, बल्कि ये विद्यार्थियों के अधिगम करने के करके, अधिगम मतलब सीखने सीखने की प्रक्रिया पे जोर देता है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग ये कह सकते हैं शिक्षण का उद्देश्य में, अभी देख लेते हैं अगर इसका उद्देश्य की बात करें हम। ठीक है, तो उद्देश्य में जो है जबरदस्ती या
बलपूर्वक कह सकते हैं, बलपूर्वक रटाना रटाना नहीं होता है, नहीं होता। ये तो समझ गए कि बलपूर्वक रटाना नहीं होता है, बल्कि क्या है, सीखने पे बल देता है, सीखने पर बल देता है, ठीक ना। यानी सीखने पर बल देता है, समझ आ रहा है, जिससे उसकी गतिशीलता आती है, यानी वो उसमें तेजी आती है। शिक्षण के अगर हम पक्ष, मुख्यतः पक्ष की बात करें तो इसमें शिक्षण के जो मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसमें कहेंगे शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं, और वो 3 पक्ष कौन कौन है, तो वो है आपका, सबसे पहला होता है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक होता है। दूसरा होता है आपका विद्यार्थी, दूसरा होता है विद्यार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। और ये तीनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। यानी कैसे, तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थी और पाठ्यक्रम पे डिपेंड होगा। अब सपोज करिए कि यदि शिक्षक होंगे और पाठ्यक्रम नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे, तो इसे पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से विद्यार्थी होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, तो क्या बच्चे अपने आप कैसे पढ़ पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अब शिक्षक भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे, और आपके पास सिलेबस ही नहीं है, पाठ्यक्रम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि पढ़ाना क्या है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम में पूछेगा। जैसे अभी हम देखे हैं इससे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, तो उसमें क्या देखे हैं कि भाई ये चीजें हमें पढ़ना है, ठीक ना, तो ये चीजें पढ़ना है, तो वो पाठ्यक्रम हो गया। अब जैसे अभी हम शिक्षक के पढ़ा रहे हैं आपको, और विद्यार्थी आप सामने हैं, भले प्रेजेंट में नहीं है, मतलब ऑनलाइन आप देखेंगे तो आप पढ़ने वाले हो जाएंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे सामने पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 पक्ष है हमारे पास, जिसके द्वारा हमारा शिक्षण जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी जो है कोई नया ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ जो शिक्षाविद हैं उनका कुछ थॉट के बारे में, ठीक है। देखिए, जो क्लार्क है, ठीक है, क्लार्क का क्या कथन है, क्लार्क क्लार्क का कथन क्या है, क्लार्क कहता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली शिक्षण शिक्षा है, ठीक है। यानी विद्यार्थी के विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, विद्यार्थी के हार में परिवर्तन, ठीक है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए के लिए लाने के लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया, लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है, ठीक है। अब ये क्लार्क के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, क्लार्क के अकॉर्डिंग है। यानी क्लार्क क्या कहते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। अब देखिए, व्यवहार की बात हमने पहले किया था, ठीक है ना, के बी बी का जो फॉर्मूला दिए थे उसमें, ठीक है। यानी के से नॉलेज, यानी आपका ज्ञान में परिवर्तन, बी से बिलीव, ठीक है, और बी से बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार,
ठीक ना। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, ठीक ना, तो ये जो प्रक्रिया है यानी क्रिया है, ये तो हमारा शिक्षण है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ क्या कहते हैं कि बीओ स्मिथ कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करने वाली क्रिया शिक्षण है, ठीक है। यानी बीओ स्मिथ की अगर हम बात करें, बीओ स्मिथ की बात करें तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है, इनका कहना है कि अधिगम यानी अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग, ठीक है। अधिगम का क्या मतलब होता है, सीखना, ठीक है। यानी जो हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं अधिगम करते हैं लर्निंग, अधिगम को अभिप्रेरित, अधिगम को अभिप्रेरित, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी वर्ड होता है। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करना, ठीक है। तो अधिगम को मोटिवेट करने वाली क्रिया, अधिगम को अभिप्रेरित करने करने वाली क्रिया शिक्षण है, ठीक ना। यानी अधिगम को अभिप्रेरित का क्या मतलब होता है, देखिए, यानी आपको कोई आदमी किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, यानी ये सीख लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, इससे ये करने से ये होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, हमारा शिक्षण है, ठीक है। एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम है एलन पेज, एल एन पेज, ठीक है। इनका क्या कथन है, इनका कथन है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण जो है क्या है, कला और शिक्षण कला और विज्ञान, शिक्षण कला और विज्ञान या कला व विज्ञान दोनों, ठीक है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, ठीक है ना। आप देखेंगे जो शिक्षण कला कैसे है, तो कला इसलिए है क्योंकि जो शिक्षण शिक्षण का काम करता है, ठीक है, जो शिक्षक होते हैं जो शिक्षण का काम करते हैं उनके अंदर देखेंगे कि आपको कला होगी, एक तरह का आपको समझाने की कला, पढ़ाने की कला, ठीक ना। यानी एक तरह से समझिए कि एक तरह से फुल अपने आप में वो एक्टर ही होते हैं एक तरह का, ठीक है। बस अंतर ये होता है वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करके आपके सामने क्लासरूम में एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कला पे आधारित होता है, ठीक ना। यानी और विज्ञान कैसे है, तो विज्ञान हमें क्या सिखाती है, विज्ञान हमें क्रमबद्धता सिखाती है, यानी कोई भी चीज को हम लोग स्टेप वाइज कैसे सीखें, ठीक है। यही तो विज्ञान है, विज्ञान हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। तो ये हमें विज्ञान की पद्धति बताती है। तो शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, ये किसका कथन है, एलन पेज का। कई बार क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि बताओ, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देगा क्वेश्चन में कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन में लाने का जो प्रक्रिया है ये किसने कहा है। आपको ऑप्शन रहेगा चार, मान लो क्लार्क, बीओ स्मिथ या एलन पेज, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आपको बताना है ये क्लार्क का स्टेटमेंट है, ठीक है। वैसे ही अधिगम को अभिप्रेरित करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अधिगम को अभिप्रेरित करता है ये किसने कहा था, तो ये बीओ स्मिथ ने कहा था। शिक्षण विज्ञान व कला है, ये किसने कहा था, तो एलन पेज ने कहा था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे शिक्षण की अवधारणा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, आप लोग पेपर 1 अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास। तभी हम लोग इसमें कंटिन्यू और क्लास करेंगे और धीरे धीरे क्लास आने वाले इसमें और बेहतर होती जाएगी, ठीक है। आज थोड़ा सा पहला दूसरा क्लास है, थोड़ा सा लगता होगा कि सब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट आने वाले समय और बेहतर होगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा और अच्छा से हो पाएगा। धन्यवाद।